यूक्रेन वॉर में फंसती जा रही है रूसी सेना। चीन ने अमेरिका को दी तगड़ी वार्निंग। युद्ध की गहराई काले बादल तो याद आए मोदी। यूक्रेन, फ्रांस और जर्मनी ने मोदी से कर डाली रिक्वेस्ट। क्या अब इजराइल के साथ मोदी करेंगे तगड़ा गेम? दोस्तों, रूस और यूक्रेन के बीच चल रही लड़ाई 11वें दिन भी पहुंच गई है, लेकिन यूक्रेन अब तक न सिर्फ डटा हुआ है बल्कि भयानक पलटवार भी कर रहा है। दोस्तों, यूक्रेन इस युद्ध को 11 दिनों तक झेल पाएगा और रूसी सेना को अपनी राजधानी कीव में घुसने से 11 दिन तक रोके रखेगा, इसका अंदाजा न तो नाटो को था और न ही अमेरिका को। बड़ी बात तो यह है कि यूक्रेन को न नाटो का सपोर्ट मिला और न ही अमेरिका से कोई सैन्य मदद। बावजूद इसके वो लगातार डटा हुआ है। तो इस बीच भारत के पीएम मोदी, इजराइल के पीएम नफ्ताली बेनेट और चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग की सीन में एंट्री हो रही है, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन और ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन बयानवीर ही बनकर रह गए, तो फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो की तमाम कोशिश पुतिन को हिला तक नहीं पाई। दोस्तों, मोदी ने सीन में एंट्री मारते हुए पहले ही झटके में रूस को वॉर रोककर ग्रीन कॉरिडोर बनाने पर मजबूर कर दिया। तो अब इजरायली पीएम ने भी युद्ध रोकने के लिए मध्यस्थता करवाने की कोशिश की है। तो क्या मोदी और बेनेट मिलकर पुतिन को अपने चक्रव्यूह में फंसा लेंगे? दोस्तों, चीन ने भी गेम में एंट्री मार ली है। तो आखिर चीन अब क्या करने वाला है और अमेरिका वाले बाबा बाइडेन अब क्या गुल खिलाने जा रहे हैं? क्योंकि अंदर खाने जो रिपोर्ट सामने आ रही है वो इसी महोदय की कारस्तानियों की ओर इशारा कर रही है, जो दुनिया को कोरोना के बाद सबसे बड़ा दंश झेलने पर मजबूर कर रहे हैं। दोस्तों, मैं आपको मोदी और बेनेट वाले गेम से रूबरू करवाऊंगा, लेकिन उससे पहले जरा चीन का एंट्री गेम समझते हैं। तो दोस्तों, यूक्रेन वाले मामले में एक्टिवेट हुए जिनपिंग ने अपने विदेश मंत्री वांग यी को मामले में आगे किया है, जिन्होंने अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन से कहा है कि चीन यूक्रेन में आग में ईंधन डालने के किसी भी कदम का चीन विरोध करता है। यानी चीन ने सीधे तौर पर अमेरिका से कहा है कि यूक्रेन युद्ध की आग में घी डालने का काम अमेरिका बंद कर दे। अमेरिका और यूरोप को नाटो के विस्तार को तुरंत रोक देना चाहिए। तो इसके जवाब में अमेरिकी विदेश मंत्री ने कहा कि दुनिया ये देख रही है कि कौन सा देश स्वतंत्रता और संप्रभुता के सिद्धांतों के लिए खड़े हैं, मतलब रूस के खिलाफ कौन कौन खड़े हैं। ब्लिंकन ने कहा कि दुनिया रूसी आक्रमण के जवाब में एकजुट होकर काम कर रही है और अब मॉस्को को युद्ध थोपने के लिए बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। लगे हाथ अमेरिका ने कहा है कि चीन ने अमेरिका, यूरोप और दूसरे देशों से दूरी बना ली है, जिन्होंने यूक्रेन पर आक्रमण के बाद रूस पर प्रतिबंध लगाए हैं। हालांकि दोस्तों, एक्सपर्ट ने इस मामले में चीन की चाल को पकड़ लिया है। यूक्रेन युद्ध को एक्सपर्ट्स चीन के लिए एक मौके की तरह देख रहे हैं और माना जा रहा है कि चीन भी आगे जाकर ताइवान में ऐसा ही सैन्य अभियान की शुरुआत कर सकता है। वहीं रूस पर बैन लगने से इसका सीधा सीधा आर्थिक फायदा रूस को ही मिलने वाला है, क्योंकि इससे दुनिया के देश रूस के बजाय हथियार और बाकी सामान चीन से खरीदना शुरू कर सकते हैं। फिलहाल रूस और यूक्रेन के बीच 2 राउंड की बातचीत हो चुकी है और सोमवार को तीसरे दौर की बातचीत होने वाली है। यूक्रेनी वार्ताकारों का कहना है कि रूस के साथ पॉजिटिव बातचीत हो रही है और रूस को अब इस जंग की कीमत समझ में आने लगी है। यूक्रेन के पलटवार और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों की वजह से पुतिन के रवैये में बदलाव आया है, लिहाजा वो अब रचनात्मक बातचीत कर रहे हैं। हालांकि दोस्तों, रूसी सेना ने मारियुपोल के बंदरगाह शहर में गोलीबारी तेज कर दी है, जिसमें हवाई जहाज का इस्तेमाल भी शामिल है। सैटेलाइट तस्वीरों से पता चला है कि रूसी सेना अभी यूक्रेन के ओडेसा शहर की ओर बढ़ना जारी रखे हुए है। हालांकि उसे माइकोलाइव शहर में जोरदार पलटवार का सामना करना पड़ा है। इस बीच अब सबकी नजरें तीसरे दौर की बातचीत पर है। रूसी सेना ने दावा किया है कि उसने ड्रैगन की मदद से यूक्रेन के हथियारों के गोदाम को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। इस बीच यूक्रेन की सेना ने भी अतिरिक्त जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी है। यही नहीं, खेरसोन और मेलोतोपोल में कब्जा करने वाली रूसी सेना को जनता के जोरदार विरोध का सामना करना पड़ रहा है। हालत यहां तक हो गई है कि रूसी सेना को कुछ शहरी इलाकों से पीछे हटना पड़ रहा है। यूक्रेन की सेना ने माइकोकीव में एक एयरबेस पर फिर से कब्जा कर लिया है। उधर यूक्रेन की सेना और रूसी सैनिकों के बीच राजधानी कीव पर कब्जे को लेकर भीषण जंग जारी है। दोनों सेनाएं कीव उत्तर पश्चिम में इरपिन नदी के पास आमने सामने है और जोरदार जंग जारी है। इसके अलावा गोस्टोमेल शहर में भी भीषण जंग जारी है। इस बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ऐलान किया है कि यूक्रेन में सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा है और रूसी सेना अपने लक्ष्य को पूरा करेगी। रूसी रक्षा मंत्रालय ने कहा कि रूसी सेना ने खेरसोन के पास एक सैन्य अड्डे पर नियंत्रण कर लिया है। तो दोस्तों, इस बीच एक सीक्रेट गेम भी हो रहा है जिसमें इजराइल और भारत शामिल हैं। दुनिया में इस वक्त चीन के अलावा भारत और इजराइल वो देश हैं जिनके पुतिन सुन रहे हैं। लिहाजा यूक्रेन युद्ध के बीच इजराइल के प्रधानमंत्री
नफ्ताली बेनेट ने रूस की गुप्त यात्रा की है और अब उसकी जानकारी इजरायली प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से दी गई है। इजरायल के प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट ने यूक्रेन में युद्ध पर चर्चा करने के लिए क्रेमलिन में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की और बाद में यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमीर जेलेंस्की के साथ फोन पर बात की। पुतिन के साथ मुलाकात के बाद नफ्ताली बेनेट जर्मनी के चांसलर ओलाफ स्कोल्स के साथ बातचीत के लिए बर्लिन गए। आपको बता दें कि इससे पहले फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने मॉस्को में पुतिन के साथ अपनी बातचीत से पहले नफ्ताली बेनेट से बात की थी। फ्रांस के राष्ट्रपति भी युद्ध विराम के लिए लगातार कोशिश कर रहे हैं, तो वहीं वो फिलहाल जर्मन चांसलर ओलाफ स्कोल्स के साथ भी कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। दोस्तों, फ्रांस सीक्रेटली भारत के साथ भी इस मामले में जुड़ा हुआ है। मैक्रो मोदी से भी लगातार टच में है क्योंकि उनको मालूम है कि पुतिन मोदी की कोई बात टालते नहीं है। यूक्रेन के राष्ट्रपति से लेकर उनके तमाम मंत्री और राजदूत भी मोदी से बार बार बात करके युद्ध विराम की कोशिश में जुटे हैं, क्योंकि दोस्तों भारतीय छात्रों को बाहर निकलवाने के लिए मोदी ने पुतिन को फोन किया था और इसके कुछ ही देर बाद पुतिन ने युद्ध रुकवाकर ग्रीन कॉरिडोर बनाने का ऐलान कर दिया। यानी ठीक से कहा जाए तो दुनिया में भारत की भूमिका बढ़ती जा रही है। तो वहीं इस बीच चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग से भी हस्तक्षेप की डिमांड की जा रही है, क्योंकि मोदी के अलावा जिनपिंग भी पुतिन पर असर डाल सकते हैं। हालांकि दोस्तों, अमेरिका और पश्चिमी देशों ने रूस को प्रतिबंधों में जिस तरह से फंसाया है, उसके बाद संभावित आर्थिक पतन पुतिन को अपने लक्ष्यों पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूत करने वाला एक अन्य कारक बन सकता है। यदि वो राष्ट्र के अभिजात वर्ग के हिस्से का समर्थन को खो देते हैं या दमनकारी उपायों के बावजूद युद्ध विरोधी आंदोलन को शांत नहीं कर पाते, तो वो अपने सैनिकों को वापस लेने के लिए भी मजबूत हो सकते हैं। दूसरी तरफ यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने फिर से पश्चिम से अपील की है कि वो अपने देश पर नो फ्लाई जोन लागू करे। फिर भी नाटो के सदस्यों ने जेलेंस्की के बातों को मानने से बार बार इनकार किया है और यूक्रेन से साफ कहा है कि वो तभी ऐसा करेंगे जब नाटो के किसी सदस्य के खिलाफ हमला होता है। नाटो ने ना ही यूक्रेन की सैन्य मदद की है और ना ही नाटो ने नो फ्लाई जोन घोषित किया है। नाटो के मुताबिक अगर नाटो युद्ध में शामिल होता है तो फिर ये युद्ध विश्व युद्ध में बदल जाएगा। उस टकराव की स्थिति में परमाणु प्रलय का दिन भी सामने आ सकता है। हालांकि दोस्तों, रूसी सैनिकों को अभी भी यूक्रेन में बढ़त बनाने में मुश्किल हो रही है और ऐसे में पुतिन पर दबाव बढ़ता जा रहा है। अगर यूक्रेनी सैनिक एक और सप्ताह के लिए रुक जाते हैं और प्रतिरोध करते हैं तो फिर पुतिन के सामने ऑप्शन बहुत कम रह जाएंगे। ठीक है, स्टालिन जैसी स्थिति बन सकती है। उन्होंने 40 दिनों के बाद फिनलैंड को छोड़ा था। इसे सोवियत संघ के लिए बहुत अधिक नुकसान माना गया था, क्योंकि एक महान शक्ति फिनलैंड को नहीं जीतने की वजह से शर्मिंदा हो गई थी।